अरे सुनो, सेठ लालचंद आया है। जो पैसे रखे हैं उसे दे दो। थोड़े से तो रुपए ही हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। सर्दियां शुरू हो गई हैं, माघ पूष की रात खेत में कैसे कटेगी। तुम सेठ से कह दो, फसल पर रुपया देंगे। अब भी नहीं। गोपाल थोड़ी देर तक चुपचाप खड़ा रहा और अपने मन में सोचता रहा। जाना सिर पर आ गया है। बिना कंबल के ठंड की रात कटेगी नहीं, लेकिन बिना पैसे लिए सेठ यहाँ से जाएगा भी नहीं। शांति, पैसे लाओ, दे दो। सेठ नहीं मानेगा। किसी तरह पीछा तो छूटे, कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। जल्दी करो शांति। कर चुके दूसरा इंतजाम। जरा मैं भी तो सुनूं, कौन सा दूसरा इंतजाम कर लोगे। न जाने सेठ का कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूं, तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते। मर मर के काम करो, पैदावार हो तो कर्ज अदा करो। मैं 1 रुपया भी ना दूंगी। जाकर सेठ से बोल दो। तभी पीछे से सेठ लालचंद की आवाज आती है। अरे ला गोपाल, जल्दी कर, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तू कर्ज अदा करता है कि नहीं? शांति, पैसे लाओ, दे दो। सेठ नहीं मानेगा। कंबल के लिए कोई और इंतजाम कर लेंगे। जल्दी करो शांति। हे भगवान। हाँ ठीक है, देती हूँ। शांति ने जो पैसे कंबल के लिए बचाए थे वो लाकर गोपाल को देते हुए बोली। न जाने यह सेठ से पीछा कब छूटेगा। अब की बार तुम खेती छोड़ दो। मजदूरी में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खाने को मिलेगी। किसी के गुलाम तो नहीं रहेंगे। गोपाल ने रुपए लिए और बाहर चला गया। उसने एक एक पैसा काट कर कुछ पैसे कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज सारे पैसे जा रहे थे। गोपाल ने सेठ को पैसे देते हुए कहा, ये लीजिए सेठ जी, अभी मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अरे ये तो आधे भी नहीं है, मुझे पूरे पैसे चाहिए। फसल कटने के बाद बाकी पैसे ले लीजिएगा। अभी मेरे पास बस इतना ही है। ठीक है, तो मैं फसल काटने के बाद ही आऊंगा और उस समय मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर सेठ वहां से चला जाता है। गोपाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, चलो कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम पीछा तो छूटा। ये कहानी उत्तर भारत के छोटे से गांव रामनगर की है, जहां गोपाल एक गरीब किसान परिवार से था जो खेती करके अपना और अपनी पत्नी शांति और बच्चों के साथ जीवन यापन करता था। गोपाल ने खेती करने के लिए सेठ लालचंद से कुछ पैसे कर्ज के रूप में लिए थे, लेकिन लालची सेठ ने कर्ज पर ज्यादा ब्याज लगाकर कर्ज की कीमत दोगुनी कर दी थी, जिसे भरते भरते गोपाल को ठंड में भी पसीने छूट रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, रामपुर गांव में ठंड का आगमन शुरू हो रहा था। एक बार फिर से रामपुर गांव में ठंड ने दस्तक दे दी थी। इसी गांव में एक विमला काकी भी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वो अकेले ही गांव से गोबर इकट्ठा करके और उसके उपले बनाकर गांव-गांव में बेचा करती थी। उसी से उसका गुजारा चलता था। हे भगवान, आज तो बहुत ठंड लग रही है। हे भगवान, इतनी ठंड में मैं काम कैसे करूं? ठंड से ठिठुरते हुए विमला काकी गांव तक पहुंच गईं। मेरे हाथों के बने उपले ले लो, एक उपले में पूरा खाना बनेगा। ले लो रे, उपले ले लो, मेरे हाथों के बने उपले ले लो। आज तो कोई उपले लेने ही नहीं आ रहा। ठंड भी बहुत लग रही है। लगता है आज खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मगर लौटूं कैसे? घर में खाने को कुछ नहीं है। उपले बिके तो कुछ पैसे आए, बिना पैसे खाना कहाँ से आएगा? अरे काकी, रुको जरा, मुझे भी अपने भारी भरकम उपले देती जाओ। हे भगवान, बाहर तो बहुत ठंड है। काकी जरा जल्दी कर दो। हाँ बेटा, अभी देती हूँ। ये लो अपने उपले। काकी पैसे कल ले लेना, खोंग मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। बेटा, पैसों की ही तो जरूरत है, कुछ भी दे दो। काकी ये लो, मेरे पास ये कुछ चावल है, अभी इसे ही रख लो। ठीक है बेटा, ला दे, आज इसी से मेरा काम चल जाएगा। उपले बेचकर विमला काकी घर को निकल पड़ती है। तभी ठंडी हवा की लहरें जोरों से चलने लगती हैं। हे भगवान, बहुत ठंड लग रही है। बस किसी तरह घर पहुंच जाऊं तो कंबल ओढ़कर शरीर को गर्म कर लूंगी। बुढ़ापे में अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती।
ठंड से कांपती हुई विमला काकी घर पहुंच जाती है और कंबल से अपने शरीर को ढककर आग के पास बैठ जाती है। हे ठंड, तू ही कुछ रहम खा इस बुढ़िया पर। हे भगवान, कुछ तो राहत मिली ठंड से। आज तो ऐसे लग रहा था मानो बस प्राण निकलने ही वाले हैं। थोड़ा आग और ताप लेती हूँ, इसके बाद वह चावल पका लूंगी। ठंड का कहर इस तरह उमड़ रहा था कि गांव वाले अब ठंड से परेशान हो गए। देखते ही देखते ठंड ने अपना विशाल रूप ले लिया। अंधेरी रात में कड़कती बिजली के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। हे भगवान, इतनी ठंड में यह जोरदार बारिश हमारी जान ही ले लेगी। अब तो कुछ दिन घर में ही रहकर गुजारा करना होगा। बाहर तो सर्द हवाओं का पहरा है। शांति, यह क्या हो गया? इतनी ठंड में बारिश भी शुरू हो गई। अगर यह यूं ही चलती रही तो फसलें खराब हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से इस ठंड में फसल तैयार की थी। जी, आप ज्यादा चिंता ना करें। ठंड की पहली बारिश है, सुबह तक खत्म हो जाएगी। भगवान करे सब ठीक रहे, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। शांति, ठंड बहुत बढ़ गई है। अगर कोई कंबल हो तो निकाल लो। अब कंबल कहाँ से लाऊं? जो कंबल के पैसे बचा रखे थे वह तो सेठ लालचंद ले गया। अब घर में ओढ़ने के लिए बस एक फटी चादर है जिसे मैंने बच्चों को उड़ा दिया है। अब घर में कोई कंबल नहीं है। हे भगवान, कैसी विपत्ति है। इतनी कड़कती ठंड में ओढ़ने के लिए एक कंबल तक नहीं। एक काम करो शांति, अंगीठी जला दो, थोड़ी गर्माहट तो मिले। शांति ने अंगीठी जलाई और सबने बैठकर आग की गर्माहट ली। पूरी रात बारिश होती रही। बारिश ने तो ठंड में तापमान बिल्कुल ही गिरा दिया। लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। 3 दिन बाद बारिश रुकी। तब लोगों ने अपने अपने खेत में जाकर देखा। गोपाल ने भी खेत में जाकर देखा। खेत की सारी फसल खराब हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अब इस कड़कती ठंड में हम क्या करेंगे? वही एक फसल हमारा सहारा थी, वह भी नहीं रही। परसों सेठ फिर पैसे लेने आएगा और मेरे पास कंबल खरीदने तक के पैसे नहीं। इतनी ठंड में हमारी रातें कैसे कटेंगी? गोपाल घर पहुंचा। शांति, अंगीठी जलाई क्या? आज ठंड के साथ तेज हवा भी चल रही है। जी, मैंने जला रखी है। बच्चों का ठंड से हाल बेहाल है। आप बहुत उदास दिख रहे हैं। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं शांति, सारी फसल बर्बाद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। हम पूरी तरह टूट गए हैं। मैंने आपको कहा था पैसे न दीजिए सेठ को। अब इतनी ठंडी में बिना कंबल की रात कैसे कटेगी? एक तो यह खिड़की भी टूटी है। ठंडी ठंडी हवा घर में घुस रही है। बच्चे भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। बस एक इस अंगीठी का ही सहारा है। अंगीठी की भी लकड़ियां खत्म होने वाली हैं। लगता है हम ठंड से मर ही जाएंगे। चिंता मत करो शांति, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूं। नहीं, जंगल मत जाइए। बाहर ठंड बहुत बढ़ गई है। आप एक काम कीजिए, बिरजू काका से कुछ मदद मांग लीजिए। कुछ लकड़ियां उनके घर से ले आइए। बिरजू काका सबकी मदद करते हैं, हमारी भी जरूर करेंगे। नहीं, जंगल बहुत दूर है। मैं बिरजू काका के घर से लकड़ियां ले आता हूं। कम से कम रात तो कटेगी। इतना कहकर गोपाल बिरजू काका के घर की ओर चल पड़ता है। तभी अचानक भारी बर्फबारी होने लगती है। हे भगवान, कभी बारिश कभी बर्फ, क्या इस गरीब की जान ही ले लोगे? किसी तरह गोपाल बिरजू काका के घर पहुंचता है। काका, कुछ लकड़ियां दे दो, बहुत ठंड है, जंगल नहीं जा पाऊंगा। अंगीठी की राख भी ठंडी हो रही है। ठीक है गोपाल, मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं, अभी के लिए ये ले जाओ, लेकिन सुबह जंगल से लकड़ियां ले आना। ठीक है काका, अभी के लिए बस इतनी दे दो कि रात कट जाए। सुबह जंगल से लकड़ियां ले आऊंगा। गोपाल लकड़ियां लेकर घर पहुंच जाता है। यह लो शांति, ये लकड़ियां हैं, एक एक करके जलाना, पूरी रात निकल जाएगी। ठंड भरी वो रात किसी तरह गोपाल और शांति ने गुजार ली। अगली सुबह सेठ गोपाल के घर आ धमका। अरे गोपाल, कहाँ है? बाहर आ जल्दी से,
मेरे कर्ज के बाकी पैसे दे। ठंड बहुत हो रही है, मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता। सेठ जी, मेरी फसल बर्बाद हो गई है। मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं। कुछ दिन रुक जाइए, मैं मजदूरी करके आपका कर्ज चुका दूंगा। अब तेरे बहाने और नहीं चलेंगे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। और अगर तू कर्ज के पैसे नहीं दे सकता तो अभी से तेरा घर और तेरे खेत दोनों हमारे हुए। सेठ जी, रहम कीजिए। इतनी ठंड में बच्चों और बीवी को लेकर कहाँ जाऊं? इस झोपड़ी के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं। कम से कम मेरे बच्चों पर ही दया खाइए। अभी इसी वक्त इस घर को खाली कर। जब तक पैसे नहीं देगा ये घर और तेरा खेत तुझे वापस नहीं मिलेगा। फिर सेठ उनको घर से निकाल देता है। बेचारा गोपाल और उसका परिवार ठंड में भटकते हुए कहीं रहने का आसरा ढूंढ रहे थे, मगर उन्हें कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही थी। बहुत ठंड है, मुझसे अब और चला नहीं जाएगा। बच्चों की भी तबीयत बहुत खराब हो रही है। बिट्टू को बुखार चढ़ गया है और ज्यादा देर ऐसे ही घूमते रहे तो हमारे यहीं पर प्राण निकल जाएंगे। अब यहाँ रुक नहीं सकते। रात होने से पहले सिर ढकने के लिए कुछ तो ढूंढना होगा। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, ठंड बढ़ती जा रही है। बहुत दूर चलते चलते उनको एक झोपड़ी दिखाई देती है। शांति, वहां देखो, एक झोपड़ी है। चलो पूछते हैं, क्या पता हमें आश्रय मिल जाए। गोपाल का परिवार वो झोपड़ी के पास चला जाता है। कोई है क्या इस गरीब की मदद करें? कृपया करके इस गरीब की मदद करें। लगता है झोपड़ी खाली है। एक बार अंदर चलकर देखते हैं। गोपाल झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी में चारपाई और कुछ कपड़े रखे थे, पर वहां कोई दिख नहीं रहा था। कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। अगर मालिक आया तो अपनी परेशानी बताएंगे, शायद दया आ जाए। ऐसा सोचकर वो उस झोपड़ी में रुक जाते हैं। चलो, कुछ तो गर्माहट मिली। कब से ठंड में भटक रहे थे। अंगीठी की राख खत्म होने वाली है। आप एक काम कीजिए, बाहर से कुछ लकड़ियां ले आइए। यह अंगीठी कुछ देर में ठंडी पड़ जाएगी। तुम बच्चों का ध्यान रखना, मैं लकड़ियां लेकर आता हूँ। लकड़ियों की तलाश में गोपाल कुछ दूर चला ही था कि अचानक उसकी नजर एक बुढ़िया पर जाती है जो ठंड में नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। अम्मा, उठो। अम्मा, लगता है ज्यादा ठंड की वजह से बेहोश हो गई हैं। गोपाल अम्मा को लेकर उस झोपड़ी में आ जाता है। यह कौन है और इन्हें क्या हुआ? पता नहीं, ये जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। शायद ठंड लग गई है। इन्हें अंगीठी के पास लिटा देता हूँ। थोड़ी गर्माहट मिले तो शायद आंखें खुले। थोड़ी देर शरीर को गर्माहट मिलने के बाद विमला काकी की आंख खुल जाती है। अरे बेटा, कौन हो तुम? मैं तो घर आ रही थी। अचानक ठंड की वजह से मैं चक्कर खाकर गिर गई। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। अच्छा अम्मा, यह आपका घर है। आपको बेहोश देखा तो उठाकर यहाँ ले आया। लेकिन बेटा, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हारा पूरा परिवार भी यहाँ है। गोपाल ने विमला काकी को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बता देता है। हे भगवान, सत्यानाश हो उस जालिम सेठ का, जो इतनी तड़पती ठंड में तुम्हारे बच्चों, बीवी, सबको घर से बाहर निकाल दिया। अरे, कम से कम बच्चों पर ही तरस खा लिया होता। न जाने ये अमीर लोगों का दिल कहाँ मर गया है। बेटा, एक काम कर, वह उपले रखे हैं, उनको अंगीठी में डाल दे, नहीं तो आग बुझ जाएगी। तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है और मेरे हाथ पैर भी काम नहीं करते। ये ठंड मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होती। इससे अच्छा तो भगवान ही उठा लेता मुझे। अम्मा, ऐसा मत कहिए। मैं हूं ना, और शांति भी। अब से हम आपका ध्यान रखेंगे। सदा खुश रहो बेटा। लगता है भगवान भी यही चाहते हैं कि तुम मेरे साथ रहो। ठंड भरी रात वो सभी मिलकर किसी तरह गुजार लेते हैं। अगली सुबह गांव में हल्की धूप निकलती है। लोग बहुत खुश होते हैं और सभी घरों के बाहर आते हैं। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। देखो अम्मा, इतने दिनों बाद आज धूप निकली है। चलो बाहर बैठकर धूप सेंक लेते हैं, शरीर को थोड़ी राहत मिलेगी। सभी बाहर बैठकर धूप लेते हैं। इतने दिनों बाद थोड़ा शरीर को राहत मिला है।
अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, गांव में उपले बेचने हैं। अम्मा, आप चिंता मत करो, आज उपले बेच आता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ। गोपाल उपलों को लेकर गांव की ओर निकल पड़ता है और गांव-गांव जाकर उपले बेचता है। इसके बाद उसके पास कुछ पैसे आ जाते हैं। यह तो बहुत कम पैसे हैं, केवल उपले बेचकर काम नहीं चलेगा, मुझे कोई और काम भी करना होगा। उपलों को बेचकर आए पैसों से कुछ राशन ले आता है। यह लो शांति, यह कुछ राशन है, इससे सबके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना दो। अम्मा, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां ले आता हूँ और गांव में बेच दिया करूँगा, इससे थोड़ी आमदनी हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तुम लकड़ियाँ लेना ही चाहते हो तो पश्चिम दिशा की ओर जो जंगल है वहाँ से लकड़ियाँ ले आओ। वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं और वहाँ की लकड़ियाँ भी काफी गर्म होती हैं। उसे गांव में बेचो तो अच्छी कीमत मिलेगी। ठीक है अम्मा, मैं पश्चिम दिशा की ओर ही जाता हूँ। इतना कहकर गोपाल लकड़ी की तलाश में निकल पड़ता है। जंगल के काफी अंदर जाने के बाद गोपाल को खूब मोटे घने पेड़ दिखाई देते हैं, जो और पेड़ों के मुकाबले काफी मोटे और लंबे थे। गोपाल वहां से काफी सारी लकड़ियां काट कर ले आता है और गांव-गांव जाकर बेचता है। सारी लकड़ियां बेचने के बाद गोपाल घर आ जाता है। गोपाल ने कुछ लकड़ियां घर के लिए भी बचा ली थीं। शांति, आज सारी लकड़ियां बिक गईं। कुछ लकड़ियां मैंने अपने लिए भी बचा ली हैं। बाहर बहुत ठंड है, इन्हें जला दो ताकि थोड़ी गर्माहट मिले। फिर शांति लकड़ियों को जला देती है। उन लकड़ियों के जलते ही पूरा कमरा बिल्कुल गर्म हो जाता है। वो लकड़ियों की आग में न जाने कौन सा तेज था जो पूरे कमरे में गर्मी फैला देता है। बाहर ठंड की बर्फबारी हो रही थी और खिड़की से आने वाली हवा घर में घुसते ही गर्म हो जा रही थी। इस तरह ठंड भरी रात उस दिन उन सभी के लिए एक गर्माहट भरी रात में बदल गई। अगली सुबह फिर गोपाल लकड़ियों के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है। लकड़ियां लेकर जब गोपाल गांव पहुंचता है तो गोपाल की लकड़ियां खरीदने के लिए लोगों की एक भीड़ सी जमा हो जाती है। भैया, जरा हमें भी अपनी लकड़ियां दे दो, तुम्हारी लकड़ियां जलने के बाद बहुत गर्माहट देती हैं। हाँ गोपाल भाई, हमें भी ये लकड़ियां चाहिए, ये जलने के बाद इतनी गर्म होती हैं कि रात में कंबल की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ भैया, आज से पहले हमने इतनी गर्म लकड़ियां कहीं नहीं देखी। सच में तुम्हारी लकड़ियों में तो अलग ही जादू है। उस दिन गोपाल की सारी लकड़ियां चुटकियों में बिक जाती हैं और उसकी काफी अच्छी आमदनी होती है। राशन लेकर गोपाल घर पहुंच जाता है। इस बार राशन बहुत ज्यादा था। काकी, लकड़ियां बहुत अच्छे दामों में बिकी। गांव पहुंचते ही जैसे लूट मच गई हो। अब हम लकड़ियां बेचकर अच्छे पैसे कमा सकेंगे। हाँ बेटा, ये बहुत पुरानी लकड़ियां हैं। बहुत समय पहले मेरे दादा परदादा उसी जंगल में रहा करते थे। वहाँ के ज्यादातर पेड़ उन्हीं की देन है। इस तरह गोपाल लकड़ियों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाता है और कुछ ही समय में गोपाल सेठ लालचंद का सारा पैसा लौटा देता है और साथ ही अपना घर और खेत दोनों छुड़वा लेता है। अब गोपाल और उसका परिवार वापस अपने घर में आ गए थे। विमला काकी भी अब गोपाल के साथ ही रहा करती थी। गोपाल ने जंगल से लकड़ियां लाना बंद नहीं किया। इस बार की ठंड गांव पर कहर बनकर तो जरूर टूटी थी, मगर गोपाल की वजह से अब गांव वालों की सर्दियां बहुत मजे से कट रही थी। ऐसी ही इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें